अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति अपने देश को आर्थिक पतन से बचा रहे हैं। 2 साल की मंदी के बाद अर्जेंटीना की जीडीपी अब 7.7% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जो अपेक्षा से बेहतर है। हाइपर इन्फ्लेशन खत्म हो रहा है और सरकार दशकों में पहली बार राजकोषीय अधिशेष दर्ज कर रही है। यह लगभग 100 वर्षों में पहली बार है जब अर्जेंटीना सामान्य स्थिति में लौट रहा है। यह कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था और अब यह फिर से समृद्धि की राह पर है। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रपति मिलेई अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। मिलेई की नीति अलग होने का कारण उनके पूर्ववर्तियों के कार्यों में निहित है। मिलेई की नीतियां इतनी जीनियस नहीं हैं, बल्कि अर्जेंटीना के पिछले नेताओं ने खराब काम किया था कि नए राष्ट्रपति को उनके फैसले पलटने पड़े। चलिए अर्जेंटीना के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर गलती कहां हुई। ऐसी कहानियों को एल्गोरिदम द्वारा प्रमोट नहीं किया जाता। कई लोग अभी भी अर्जेंटीना की वास्तविक स्थिति से अनजान हैं, तो अगर आप वास्तव में प्रभावी कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे कहानी उन तक पहुंचती है जो अभी भी मानते हैं कि अर्जेंटीना की कोई आशा नहीं है। अर्जेंटीना एक अपेक्षाकृत युवा देश है जिसे 1816 में स्पेन से आजादी मिली और 1853 में इसका संविधान बना। यह संविधान अमेरिका से प्रेरित था और अर्जेंटीना एक प्रतिनिधि लोकतंत्र बन गया। शुरुआत में अर्जेंटीना सबकी पसंदीदा जगह थी। 1890 से 1910 के दशक तक अर्जेंटीना की प्रति व्यक्ति जीडीपी कई यूरोपीय देशों और कुछ वर्षों में अमेरिका से भी आगे थी। यह मुख्यतः अर्जेंटीना के गोमांस और गेहूं के निर्यात के कारण संभव हुआ, जो उत्तर पूर्व के उर्वर पाम्पास क्षेत्र से प्राप्त हुआ। देश विदेशी निवेश के लिए भी एक शीर्ष स्थान था, क्योंकि दुनिया भर के लोग अर्जेंटीना की तेज आर्थिक वृद्धि में भाग लेना चाहते थे। अर्जेंटीना ने स्पेन और इटली के लाखों प्रवासियों को आकर्षित किया, जिनमें से कई ने अमेरिका के बजाय इसे चुना। अर्जेंटीना की जनसंख्या आधे मिलियन से बढ़ गई। अर्जेंटीना की जनसंख्या 1900 तक लगभग 5 मिलियन हो गई और इस अवधि में देश ने अपनी सीमाएं पश्चिम और दक्षिण में विस्तारित की। लेकिन 20वीं सदी में यह गिरावट आई। तेजी से बढ़ते ब्यूनस आयर्स में पर्याप्त नौकरियां नहीं थीं, क्योंकि अर्जेंटीना में पर्याप्त उद्योग विकसित नहीं हुए थे। 1929 की वैश्विक मंदी में अर्जेंटीना की जीडीपी 1/4 घट गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरने से निर्यात $1.537 बिलियन से $561 मिलियन रह गया। इससे भारी राजनीतिक अराजकता हुई और 1930 में सैन्य ताकतवर लोगों ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। यह बदनाम दशक की शुरुआत थी और अर्जेंटीना की आर्थिक वृद्धि पूरी तरह से रुक गई। सरकारी भ्रष्टाचार और जमींदारों के पक्ष की नीतियों ने पहले की तेज आर्थिक वृद्धि को खत्म कर दिया। बदनाम दशक के बाद भी हालात ज्यादा बेहतर नहीं हुए। 1943 में सैन्य नेताओं के एक समूह ने तख्ता पलट करके देश की सत्ता हथिया ली। 1946 में जनरल हुआन पेरोन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने और वह अत्यंत लोकप्रिय थे। हालांकि उनकी आर्थिक नीति अच्छी नहीं थी। उन्होंने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार विरोधी समझौते किए, लेकिन इससे अर्जेंटीना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यापार की तेजी से चूक गया। अर्जेंटीना के उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और नवाचार करने में विफल रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। साथ ही राष्ट्रपति ने सामाजिक कार्यक्रमों के वित्तपोषण और संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए अत्यधिक सार्वजनिक व्यय का उपयोग किया। सरकार ने बाजार कीमतों पर सीमा लगाने का फैसला लिया ताकि जीवन यापन की लागत को कम किया जा सके। ये चीजें उन्हें कुछ समय के लिए लोकप्रिय बना देती थीं, पर इनके नुकसान भी जल्द ही दिखने लगते थे। पेरोन ने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए मुद्रास्फीति वित्तपोषण के माध्यम से पैसे छापने का सहारा लिया। 1948 से 1950 के बीच पेसो की कीमत लगभग 70% गिर गई और मुद्रास्फीति दर 50% तक पहुंच गई। तो 1955 में पेरोन ने अपनी सत्ता खो दी, क्योंकि जैसा कि आप सोच सकते हैं, एक सैन्य तख्ता पलट हो गया। पेरोन की पार्टी जनरलों द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई और उन्हें देश निकाला दिया गया। अगले 10 सालों में देश में पूर्ण अराजकता फैल गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक आंदोलन और सेना के गुट सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे। 1962 में एक और सैन्य तख्ता पलट हुआ। 1966 में 4 साल बाद जनरल जुआन कार्लोस ओंगानिया ने अर्जेंटीना क्रांति नामक तख्ता पलट के द्वारा सत्ता हथिया ली। उन्होंने एक अधिनायकवादी शासन स्थापित किया जो 7 वर्षों तक देश पर हावी रहा।
उनकी आर्थिक नीति असफल रही और जनता विद्रोह पर उतारू हो गई। इसके कारण सेना को पेरोन पर लगे प्रतिबंध हटाने और पुनः चुनाव कराने के लिए विवश होना पड़ा। 1973 में पेरोन निर्वासन से लौटकर तीसरी बार राष्ट्रपति बने। देश पहले से ही इतनी खराब स्थिति में था कि स्थिरता असंभव थी। पेरोन समर्थकों के बीच भी कई आपस में लड़ने वाले गुट थे। पेरोन ने देश को पुनः एकीकृत करने का प्रयास किया, परंतु 1974 में उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी इसाबेल पेरोन ने सत्ता संभाली और तभी देश की अर्थव्यवस्था सच में बुरी तरह गिरने लगी। एक साल पूर्व वैश्विक तेल संकट एक बड़ा झटका था, जिससे निपटने के लिए सरकार ने मुद्रा छापने का निर्णय लिया। यह एक बहुत ही खराब फैसला था, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। 1976 की शुरुआत में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 600% तक पहुंच गई। सैन्य नेताओं के लिए यह फिर से सैन्य तख्ता पलट का कारण बना। इसके बाद बनी सैन्य सरकार, जिसे नेशनल रिओर्गेनाइजेशन प्रोसेस कहा गया, देश के इतिहास की सबसे कुख्यात तानाशाहियों में से एक थी। राज्य बलों ने फांसीवादी मिलिशिया के साथ मिलकर शासन का विरोध करने वाले 30,000 तक वामपंथियों का शिकार किया, जिसे डर्टी वॉर कहा गया। सरकारी बलों पर हमले में कई वामपंथी आतंकी समूह भी शामिल थे। अर्जेंटीना की निरंतर आर्थिक मंदी के चलते सरकार का जन समर्थन घट रहा था। विदेशी कर्ज 45 अरब डॉलर तक बढ़ गया था। वास्तविक वेतन में 36% की गिरावट आई थी और बेरोजगारी ग्रेट डिप्रेशन के बाद 18% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। फॉकलैंड द्वीपों पर ब्रिटेन के खिलाफ हारने के बाद सेना का राजनीतिक समर्थन खो गया और 1983 में लोकतंत्र बहाल करना पड़ा। लोकतंत्र की वापसी कागज पर शानदार दिखी, लेकिन अगले 40 सालों में देश का पूर्ण आर्थिक पतन हुआ। हम पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति राउल अल्फोंसिन को दोषी नहीं ठहरा सकते। पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए कई सार्वजनिक उद्यम भारी घाटे में थे। वो या तो उन्हें दिवालिया होने दे सकते थे, जिससे भारी बेरोजगारी और आर्थिक पतन हो जाता, या फिर वो उन्हें सरकारी वित्तीय सहायता से चला सकते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। महंगाई सैकड़ों प्रतिशत तक पहुंच गई। इस दौरान अर्जेंटीना की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण मुद्रा विनिमय दरें गिर गईं। राष्ट्रपति अल्फोंसेन ने मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन किया, पर असफल रहे। वार्षिक ब्याज शुल्क 5 अरब डॉलर था, जो राष्ट्रपति अल्फोंसेन के लिए असहनीय था। 1988 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से वित्तीय सहायता खोने के बाद हालात और बिगड़ गए। 1923 में मुद्रास्फीति दर 5000% तक पहुंची और व्यापक खाद्य संकट था। जल्द ही बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हो गए, क्योंकि लोग खाने के लिए सुपरमार्केट्स में लूटपाट करने लगे। 1989 में कार्लोस मेनेम राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने कुछ बैंकों को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण किया। अर्जेंटीना अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पुनः खुल रहा था, परंतु काफी विलंब हो चुका था। 1975 से 1991 के बीच हाइपरइन्फ्लेशन के चलते कीमतें 20 अरब गुना बढ़ गईं और वास्तविक वेतन में भारी गिरावट हुई। 1990 के दशक में अर्जेंटीना की औद्योगिक स्थिति 1940 के समान ही थी। 1992 से 1999 के बीच अर्जेंटीना को $22 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ, क्योंकि कई व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। राष्ट्रपति मेनेम ने पेसो को कानून द्वारा डॉलर से जोड़कर स्थिति को और खराब किया। इसका उद्देश्य पेसो को स्थिर करना और महंगाई कम करना था, परंतु शीघ्र ही इससे मुद्रा का अधिमूल्यन हुआ। मूलतः इसका मतलब था कि पेसो की कीमत मुक्त बाजार की तुलना में अधिक थी, जिससे निर्यात घटा और व्यवसायों को कीमतें घटानी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरी और रोजगार में गिरावट आई और मंदी आई। मेनेम ने अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु अर्जेंटीना का कर्ज बढ़ाना शुरू किया, जिसकी कीमत अगली सरकार को चुकानी पड़ी। 1999 में फर्नांडो दे ला रूआ राष्ट्रपति बने। उस समय डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, जिससे पेसो और भी ज्यादा महंगा हो गया और मंदी और भी खराब हो गई। दे ला रूआ सरकार के लिए अर्जेंटीना का भारी विदेशी कर्ज, जो जीडीपी के 50% से अधिक था, सबसे बड़ी समस्या थी। ज्यादातर देशों के लिए यह कोई समस्या नहीं है, परंतु अर्जेंटीना में नए कर्ज पर ब्याज दर भरोसे की कमी से 16% तक पहुंची। सस्ते कर्ज के लिए दे ला रूआ को IMF का सहारा लेना पड़ा, परंतु इसके लिए सरकारी खर्चों में कमी करनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी 20% हो गई,
शीघ्र ही जनता का सरकार पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने अपने बैंक खातों से बड़ी संख्या में अमेरिकी डॉलर निकालने लगे। नवंबर 2001 में इससे पूर्ण बैंक रन हो गया। बैंकों में डॉलर की कमी होना निश्चित था, इसीलिए सभी चाहते थे कि वह अपनी बचत को पहले ही बदल लें। पूरी तरह से बैंक के ढहने को रोकने के लिए राष्ट्रपति द ला रुआ ने एक कानून बनाया जिसमें लोगों को हफ्ते में केवल 250 पेसो निकालने की अनुमति थी। अर्जेंटीना की जनता नाराज थी। 2001 के अंत तक ब्यूनस आयर्स और अन्य बड़े शहरों में भीषण दंगे भड़क उठे। राष्ट्रपति द ला रुआ ने देश में आपातकाल घोषित किया, पर दंगे तब तक जारी रहे जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अर्जेंटीना ने 132 अरब की सार्वजनिक कर्ज राशि पर डिफॉल्ट कर दिया, जो और भी बुरा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी डिफॉल्ट था, जिससे अर्जेंटीना की महान मंदी शुरू हुई। इससे राजनीतिक अस्थिरता आई, क्योंकि देश में केवल 2 सप्ताह में 5 राष्ट्रपति बदल गए। 2002 में नए राष्ट्रपति एडुआर्डो डुहाल्डे ने अंततः पेसो डॉलर विनिमय दर छोड़ दी। दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर हुई, किंतु तात्कालिक प्रभाव कम उत्साहजनक था। अर्जेंटीना के लोगों ने पेसो मुद्रा में तीव्र गिरावट के चलते अपनी बचत का करीब 65% मूल्य खो दिया। पेसो में गिरावट ने आयातित सामान के दामों में बढ़ोतरी के कारण भारी मुद्रास्फीति पैदा की। अर्जेंटीना की महामंदी के समय कुल महंगाई लगभग 80% थी। बचत में कमी के साथ इसका परिणाम जीवन स्तर में भारी गिरावट के रूप में देखा गया। 2002 में महामंदी के अंत तक बेरोजगारी 21% थी और 57.5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी। अर्जेंटीना से 3 लाख लोग बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़ चुके थे। नेस्टोर किर्चनर के 2003 में पद संभालने के बाद हालात सुधरने लगे। उनके शासनकाल में अर्जेंटीना की जीडीपी प्रतिवर्ष 8% बढ़ी और 11 मिलियन लोग गरीबी से मुक्त हुए। लेकिन यह स्थायी नहीं था। किर्चनर ने भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह गलतियां की। वामपंथी और पेरोन प्रेरित किर्चनरिज्म विचारधारा के साथ इस राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय नियंत्रण का समर्थन किया। उन्होंने कई कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, मूल्य नियंत्रित किए और ऊंचे आयात निर्यात कर लगाए। इससे समय के साथ आर्थिक विकास और नवप्रवर्तन मंद पड़ा। सरकारी पैसे की छपाई ने भी महंगाई को 20% से ऊपर पहुंचा दिया। 2007 में जब किर्चनर की पत्नी क्रिस्टिना फर्नांडीज राष्ट्रपति बनी तो नोट छापने और सरकारी कर्ज के चलते महंगाई और बढ़ गई। सरकार ने आधिकारिक महंगाई के आंकड़ों पर झूठ बोला, जो 2014 में 29.9% तक पहुंच सकते थे। बाद में खराब सरकारी वित्त की कीमत सामने आई, क्योंकि देश ने 2014 में फिर से अपने कर्ज पर डिफॉल्ट किया। सरकार ने आम लोगों के लिए अमेरिकी डॉलर की उपलब्धता सीमित कर दी। बिगड़ते माहौल में सेंटर राइट नेता मॉरिसियो माक्री 2016 से 2019 तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने डॉलर विनिमय प्रतिबंध हटाए, जिससे पेसो 30% गिरा। वह पैसे की छपाई रोकने में असफल रहे, क्योंकि 2016 में महंगाई 40% से अधिक थी। वामपंथी राजनेता अल्बर्टो फर्नांडीज ने 2019 में सत्ता संभालने के बाद हालात और बिगड़ गए। 2019 में महंगाई दर 50% से ऊपर चली गई, जो 2023 तक 100% से भी ज्यादा हो गई। लॉकडाउन और कोविड का अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसमें 2020 में जीडीपी 9.9% तक घट गई। कई अन्य देशों की तरह अर्जेंटीना ने भी बड़े बड़े प्रोत्साहन चेक बांटे, जिससे महंगाई और सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी हुई। 2020 के अंत तक यह कर्ज जीडीपी का 102.8% तक पहुंचा और सरकार ने 20 सालों में तीसरी बार डिफॉल्ट किया। महंगाई और सरकारी कर्ज की समस्याएं आम जनता तक पहुंच गईं, क्योंकि 2023 तक 40.1% अर्जेंटीना के लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे। ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए यह समझ आता है कि अर्जेंटीना के लोग एक कट्टरपंथी नेता और नई दिशा क्यों चाहते हैं। पिछले 100 साल देश के लिए बेहद निराशाजनक रहे हैं। देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1910 में अमेरिका के 80% से घटकर अब मात्र 30% रह गई है। पिछली सदी को देखकर एक बात साफ हो जाती है, देश की सरकार की नीति बहुत खराब थी। सैन्य नेताओं को अर्थव्यवस्था की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वे अपनी सत्ता पर पकड़ बनाए रखने में ही लगे रहते थे। 20वीं सदी में अर्जेंटीना में सैन्य शासकों द्वारा असंवैधानिक तख्ता पलटों के कारण अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई।
कानून और व्यवस्था की कमी से देश निवेश या व्यापार के लिए बुरा स्थान बन गया था। हालांकि राजनेता भी बेहतर नहीं थे। पेरोन समेत कई लोकप्रिय नेता केंद्रीकृत आर्थिक योजना चाहते थे और बाजारों में हस्तक्षेप करते थे। उन्होंने भोजन और ऊर्जा को सब्सिडी दी, बाजार मूल्यों पर अंकुश लगाया और खर्चीले सामाजिक कल्याण कार्यक्रम संचालित किए। यह सब सरकारी कर्ज के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा वित्त पोषित था। एक चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 123 वर्षों में अर्जेंटीना ने 113 वर्षों तक राजकोषीय कर्ज लिया था। हर नए नेता ने पिछले नेता द्वारा उत्पन्न आर्थिक मुद्दों को हल करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने पैसे छापने और सरकारी कर्ज जैसे अल्पकालिक उपायों का इस्तेमाल किया, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन के द्वार आए और कुल 9 बार सरकार डिफॉल्ट हुई। जीडीपी ग्रोथ चार्ट से पता चलता है कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में काफी उतार चढ़ाव और गिरावटें भी आईं। देश हर 2-4 साल में दोगुनी अंकों की वृद्धि से गहरे मंदी में चला जाता था। इन चरम चक्रों ने अर्जेंटीना के व्यवसायों और आर्थिक अवसरों को नष्ट कर दिया। इस दौरान अर्जेंटीना नवाचार और उत्पादकता में विश्व से पिछड़ गया। सोयाबीन, गेहूं, मक्का और मांस जैसे कृषि उत्पाद अब भी देश के निर्यात का बड़ा भाग हैं। अर्जेंटीना की जीडीपी का केवल 30% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आता है, जबकि वैश्विक औसत 50% से अधिक है। यह दर्शाता है कि देश मूल्य श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ सका। सरकार की अधिक दखलंदाजी का परिणाम है कम आर्थिक विकास, नवाचार और उत्पादकता। अति नियमन, अत्यधिक नौकरशाही और सरकारी संसाधन नियंत्रण अर्थव्यवस्था की क्षमता को कम करता है। जावियर मिलेट इन समस्याओं को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने अर्जेंटीना की असफल अर्थव्यवस्था पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने अनगिनत इंटरव्यू और टीवी पर उपस्थिति दी है। अंत में उन्होंने 2023 की राष्ट्रपति पद की दौड़ में इस समस्या को सुलझाने के लिए भाग लिया। उन्हें वामपंथी प्रतिष्ठान के राजनेताओं से मुकाबला करना पड़ा, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने जीत हासिल की। मिले के राष्ट्रपति कार्यकाल पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आइए उनके वास्तविक पृष्ठभूमि को समझें। जेवियर मिले का जन्म 1970 में ब्यूनस आयर्स में हुआ, जब अर्जेंटीना पहले से ही गहरे पतन में था। मिले का बचपन कठिन रहा। स्कूल में उन्हें परेशान किया जाता था। उनके आक्रामक व्यवहार के कारण सहपाठियों ने उन्हें पागल या एल लोको नाम दिया था, और यह आज भी नहीं बदला है, क्योंकि वह अब भी अपने जुनून और कभी कभी बहुत गुस्से के लिए जाने जाते हैं। मिलेट का दावा था कि बचपन में उनके माता पिता द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने कुछ समय के लिए उनसे संबंध तोड़ लिए थे। वह मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता बस ड्राइवर और मां गृहिणी थीं। बाद में उन्हें बेहतर नौकरियां मिलीं और वे मिलेट को एक प्राइवेट कैथोलिक स्कूल में भेज पाए। अजीब घटनाक्रम में वे अंततः एवरेस्ट नामक एक रॉक बैंड के मुख्य गायक बन गए। शायद यह उनके विद्रोही स्वभाव और व्यवस्था विरोधी रवैये का शुरुआती संकेत था। परंतु 1980 के दशक में मिलेट का ध्यान अर्जेंटीना की बढ़ती आर्थिक अराजकता पर गया। उन्होंने भारी मुद्रास्फीति और पेसो के गिरते मूल्य को नोटिस किया। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा था, उन्होंने 1989 में अर्थशास्त्र में करियर शुरू किया। मिलेट ने अर्थशास्त्र में डिग्री और 2 मास्टर डिग्री प्राप्त की और कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण करना प्रारंभ किया। वह इसमें काफी कुशल थे। उनकी विशेषज्ञता आर्थिक विकास के क्षेत्र में थी, जिसकी अर्जेंटीना में स्पष्ट रूप से कमी थी। बाद में उन्हें कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों में विशेषज्ञ और सलाहकार बने, लेकिन इस दौरान वे स्वयं को शिक्षित करते रहे, आर्थिक सिद्धांतों की अनेक पुस्तकें पढ़ीं और अंततः ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे। इसने उनके बाकी जीवन को आकार दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी अधिकांश राजनीतिक और आर्थिक सोच इसी विचारधारा पर आधारित की। यह अर्थशास्त्रियों का एक समूह है जिसकी स्थापना 19वीं सदी के अंत में हुई थी, और वे उस समय भी और आज भी बहुत विरोधाभासी माने जाते हैं। उन्होंने न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, मुक्त बाजार और केंद्रीय बैंक समाप्ति की वकालत की। मिलेस इस आर्थिक सिद्धांत से काफी प्रभावित हुए और कहा कि पिछले 20 सालों में उन्होंने बाजार संरचना और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में जो कुछ भी पढ़ाया वह गलत था। मिलेस अराजकतावादी, पूंजीवादी या कट्टर उदारवादी बन गए, जो आदर्श रूप से सरकार को समाप्त कर स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित समाज चाहते हैं। और जाहिर है कॉरपोरेशंस, हालांकि वह तुरंत राजनीति की ओर नहीं मुड़े। मिलेस के करियर का असली मोड़ राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनकी बढ़ती उपस्थिति से आया। वह वर्षों तक वामपंथियों के प्रमुख आलोचकों में रहे, जो 2010 के दशक से शुरू हुआ था। 2018 में वह अर्जेंटीना के टेलीविजन पर 235 इंटरव्यू के साथ सर्वाधिक दिखाई देने वाले अर्थशास्त्री थे।
उनकी लोकप्रियता का कारण उनकी बेबाकी थी। वह अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करते और बिना बारीकी के बोलते थे। उन्होंने राज्य को कैंसर बताया और इसे दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई लोगों के खिलाफ चोरी है, जब महंगाई एक बार फिर चरम पर थी। टीवी पर उन्होंने सरकारी नौकरशाहों को चूहे और परजीवी कहा और समाजवादी राजनेताओं को अज्ञानी या बुरा बताया। मिले ने अर्जेंटीना की समस्याओं के लिए वामपंथ को दोषी ठहराया और समाधान के रूप में कट्टर मुक्त बाजार की अवधारणा पेश की। टेलीविजन पर लगातार दिखने के दौरान मिले ने राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अपने विचारों को एट द लिबर्टेरियंस पाथ और एट द एंड ऑफ इन्फ्लेशन जैसी पुस्तकों में प्रस्तुत किया। शुरुआत में वह कम लोकप्रिय थे और उनके आंदोलन को किनारे का माना गया था, पर रोबर्टो फर्नांडिज के कार्यकाल में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। 2019 में महंगाई की भीषण लहर आई और कोविड के बाद 2023 में कीमतें 250% तक बढ़ गईं, जिससे हालात और भी खराब हो गए। उथल पुथल के बीच मिले ने राजनीति में प्रवेश किया। 2021 में मिले ने ब्यूनस आयर्स जिले से अर्जेंटीना के विधायी चुनावों में भाग लिया। मिले ने अपनी पार्टी ला लिबर्टाद अवांजा के साथ 17% वोट प्राप्त किए। इससे उन्हें चैम्बर ऑफ डिप्टीज, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के समान में एक सीट मिली। मिले का मुख्य समर्थन निम्न एवं मध्यम वर्गीय युवा पुरुष मतदाताओं से था। इस शुरुआती सफलता के साथ मिले ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया। शुरू में उनका समर्थन कम था क्योंकि वे बाहरी व्यक्ति थे, बिना किसी स्थापित समर्थन के। अर्थव्यवस्था खराब होने के साथ पारंपरिक वामपंथी और मध्यम दक्षिणपंथी पार्टियों का समर्थन घटा, जिससे मिले को सर्वेक्षणों में 20% मतदाताओं का समर्थन मिला। चुनाव के तनावपूर्ण रनऑफ के दौरान मिले ने केंद्र दक्षिणपंथी पार्टी की कीमत पर 10% अतिरिक्त मतदाता जीतने में सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 2023 के पहले चुनाव दौर में मिले सर्जियो मास्सा की वामपंथी पार्टी के बाद दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन अंतर कम था और लोगों को मिले और मास्सा के बीच पुनः मतदान करना पड़ा। शुरुआत में मास्सा की जीत तय लग रही थी क्योंकि उन्हें थोड़ी बढ़त हासिल थी, लेकिन मिले ने नवंबर 2023 में 55% वोटों के साथ 10% अंकों के मजबूत अंतर से जीत दर्ज की, जो असंभव लग रहा था। उन्होंने यह काम युवा मतदाताओं को आकर्षित करके और अर्जेंटीना में वामपंथी विचारधारा वाले प्रतिष्ठान की आलोचना करके किया। उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला, जिससे बहुत सहायता मिली। परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह था कि मिलाय ने अर्जेंटीना को संकट से बाहर निकालने की योजना प्रस्तुत की। उनके नीतिगत सुझाव कम सरकार और अधिक स्वतंत्रता पर केंद्रित हैं। वह अर्जेंटीना की राजनीति में पहले लिबर्टेरियन नहीं, परंतु अब तक के सबसे कट्टरपंथी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है और एक आपराधिक संगठन है जो चोरी पर निर्भर है। उनके अनुसार सरकार को एक नाइट वॉचमैन राज्य की भूमिका निभानी चाहिए। सरकार को व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, देश की सुरक्षा, अपराध से मुकाबला और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने तक ही सीमित रहना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या सामाजिक कल्याण जैसी सभी अन्य सरकारी भूमिकाओं को निजीकृत या समाप्त किया जाना चाहिए। यह सरकार की अनावश्यक शाखाओं को समाप्त करने की नीति का हिस्सा है। मिलेट ने अपनी रैलियों में चेन सॉ लाकर इसका प्रचार किया, जो काफी पागलपन भरा लगा। सरकार का आकार घटाने से अर्जेंटीना को सरकारी खर्च कम करने में मदद मिलेगी। पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रतिवर्ष जीडीपी का लगभग 40% खर्च किया, जिसमें से अधिकांश सामाजिक कल्याण योजनाओं और ऊर्जा सब्सिडी पर खर्च हुआ। माल्य का लक्ष्य इन चीजों को काटकर इसे अंततः 25% तक लाना है। हालांकि यह तरीका दो धारी तलवार जैसा है। अर्जेंटीना को टैक्स कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने की अनुमति मिलने से आर्थिक विकास और समृद्धि आ सकती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि मुक्त बाजार सरकारी नियंत्रण से अधिक कुशल है और कम सरकारी दखल कंपनियों को बेहतर अवसर प्रदान करता है। लेकिन कम सरकारी समर्थन निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि सरकार समाजवादी योजनाओं और सब्सिडी को खत्म कर देती है। यह सरकारी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाता है जो नौकरी या वेतन खो सकते हैं। संक्षेप में, सरकारी खर्च में कटौती मिलाए के शॉक थेरेपी प्लान का अंग है। यह अल्पकाल में बाधा उत्पन्न करेगा, परंतु मिलाए के विचार से यह दीर्घकाल में अधिक कल्याण की ओर ले जाएगा। आखिरकार, अगर व्यवसाय फलते फूलते हैं तो बेहतर वेतन वाली नौकरियां होंगी और आमतौर पर अधिक समृद्धि होगी। मिलाय अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक को समाप्त करना चाहते हैं। उनका मानना है कि यह एक धोखा है। अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक की आलोचना वे अकेले नहीं कर रहे हैं।
अर्जेंटीना सरकार के साथ मजबूत संबंध होने के कारण मुद्रा मुद्रण की प्रक्रिया आसान हुई, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन और देश की बर्बादी हुई। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक पूरी तरह से केंद्रीय बैंक न होने से बेहतर है। आधुनिक अर्थशास्त्र में केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह काम मुद्रा छापने और ब्याज दरों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता है। इसे समझने का एक आसान तरीका यह है कि केंद्रीय बैंक हवा में से पैसा बनाता है और तय करता है कि इस पैसे पर कितनी ब्याज दर दी जाएगी। जब अर्थव्यवस्था खराब होती है तो केंद्रीय बैंक कम ब्याज दरों पर बहुत सारा पैसा छापता है, और जब अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है तो केंद्रीय बैंक इसका उल्टा करता है। परंतु मिलेस इन विचारों का पूर्णतः खंडन करते हैं। कहते हैं कि केंद्रीय बैंक बाजार को विकृत करता है, अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाता है और मंदी व उछाल का कारण बनता है। उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक सरकार को अधिक व्यय के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक का धन आपूर्ति लगभग असीमित है। केंद्रीय बैंक मुद्रा छापकर अप्रत्यक्ष रूप से लोगों पर कर लगाते हैं, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है जो क्रय शक्ति को कम करती है। केंद्रीय बैंक को खत्म करना जावियर मिल्लेट का सबसे कट्टरपंथी विचार नहीं है, हालांकि यह काफी कट्टरपंथी है। वह यह भी मानते हैं कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को डॉलराइज करने की जरूरत है। वह डॉलर और अन्य वैश्विक मुद्राओं को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। यह डॉलर के साथ पेसो को जोड़ने की पूर्व आजमाई गई और अधिकतर अर्थशास्त्रियों के मुताबिक असफल रही योजना से भिन्न है। मिलेट ने कहा कि हम मुद्राओं को प्रतिस्पर्धा करने देंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन अर्थव्यवस्था में इतने डॉलर होंगे कि संभवतः हमें केंद्रीय बैंक बंद करना पड़ सकता है। अगर उस दिन मैं सरकार में हूं तो निश्चित ही मैं इसे बंद कर दूंगा। ऐसा है क्योंकि केंद्रीय बैंक केवल पेसो को नियंत्रित करता है और डॉलर प्रधान अर्थव्यवस्था में उसका नियंत्रण नहीं होता। अर्जेंटीना अमेरिकी डॉलर अपनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश नहीं होगा। इक्वाडोर, एल साल्वाडोर और पनामा ने पहले ही ऐसा कर लिया है। सामान्यतः अमेरिकी डॉलर ने उन देशों को अधिक स्थायी किया। हालांकि कुछ लोग इस विचार का विरोध करते हैं क्योंकि इससे अर्जेंटीना की आर्थिक नीति पर संप्रभुता कम होती है। अमेरिकी डॉलर अमेरिका में बनता है और अर्जेंटीना का इसकी आपूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार व केंद्रीय बैंक संकट के दौरान अर्थव्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन मलय को लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एक अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उनके राजनीतिक विचार विवादित हैं। वह वामपंथियों के प्रमुख आलोचक हैं, जिस कारण कई लोग उन्हें एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता मानते हैं। मिलय का मानना है कि अगर आप वामपंथी हैं तो आप एक भयानक इंसान हैं। उनका यह भी मानना है कि समाजवाद एक हत्यारा व्यवस्था है जो केवल दुख और परेशानी पैदा करती है। कम्युनिज्म के बारे में ऐसा कहना आम बात है, लेकिन समाजवाद के बारे में ऐसा कहना काफी अतिवादी माना जाता है। मिलय ने अन्य दक्षिणपंथी आंदोलनों के समान दावा किया कि जलवायु परिवर्तन एक समाजवादी झूठ और जेंडर आइडियोलॉजी सांस्कृतिक मार्क्सवाद है। मीडिया और मिलय के विरोधियों ने इन बातों की काफी आलोचना की क्योंकि उन्होंने उन्हें एल लोको या पागल आदमी कहा। लेकिन सरकार और वामपंथी अभिजात वर्ग के प्रति मिलय की नफरत अर्जेंटीना में बेहद लोकप्रिय थी। आखिरकार सोचिए कि उस देश में रहना कैसा होगा जो दशकों से लगातार पतन की ओर बढ़ रहा है। अर्जेंटीना में कई निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को मीडिया या वामपंथी राजनेताओं की बातों की परवाह नहीं है। वे बस बदलाव चाहते हैं। अब राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद हम आखिरकार यह आंक सकते हैं कि मिलई ने कैसा काम किया है। राजनीतिक दृष्टि से उनके कार्यों पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गैर आर्थिक मुद्दों पर कई समानताएं हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने, अवैध प्रवास से निपटने और कानून व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया। उन्होंने कई सरकारी मंत्रालयों जैसे महिला, लिंग और विविधता मंत्रालय को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने वोकिज्म के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे वे जड़ से खत्म करने योग्य कैंसर मानते हैं। मिलय की नीतियों ने समाज को विभाजित कर दिया है। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं और कुछ उनसे नफरत करते हैं, जिससे वे विवादास्पद बन गए हैं। मिलय की लोकप्रियता ठीक चल रही है। राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद उनकी लोकप्रियता पिछले 2 राष्ट्रपतियों से ज्यादा है। इसका कारण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ज्यादातर उम्मीदों के विपरीत अर्जेंटीना सरकारी खर्च में कटौती के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त प्रगति कर रहा है। अर्थव्यवस्था में सुधार मिलय का प्रमुख वादा था, जिसे उन्होंने पूरा किया। उनका कहना था, हम पहले ही एक शानदार सरकार दे रहे हैं। अर्जेंटीना के इतिहास की यह सर्वश्रेष्ठ सरकार है। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं, परंतु आर्थिक आंकड़े सच बताते हैं।
अर्जेंटीना ने 2023 में शुरू हुई 2 साल की मंदी से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की और अर्जेंटीना का भविष्य उज्जवल है। ओईसीडी का अनुमान है कि अर्जेंटीना की जीडीपी 2025 में 5.2% और 2026 में 4.3% बढ़ेगी। आर्थिक सुधार अपेक्षा से अधिक तीव्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह तब हुआ जब मलय ने सरकारी बजट में 31% की अनुमानित कटौती की, जो सकल घरेलू उत्पाद का 10% से ज्यादा है। अर्जेंटीना के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। परिणाम स्वरूप देश ने 14 साल बाद पहली बार राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया है और अब यह अपने कुछ कर्ज चुकाने और वित्तीय रूप से अधिक जिम्मेदार बनने की स्थिति में है। यह पिछली सरकार की तुलना में काफी बड़ा अंतर है, जिसने 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% घाटा दर्ज किया था। आर्थिक सिद्धांत के मुताबिक मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए अर्थशास्त्री हैरान हैं। खर्च में तीव्र कटौती अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर नई मंदी ला सकती है। शॉक थेरेपी काफी हद तक सफल रही, क्योंकि निजी क्षेत्र की तेज वृद्धि ने सरकारी खर्च में कमी की भरपाई कर दी। इस बीच मलय की स्वीकृति रेटिंग्स बनी हुई हैं और उनकी गिनती दुनिया की सबसे ऊंची स्वीकृति रेटिंग्स में होती है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मलय ने कहा कि इतिहास के सबसे बड़े कठोरता कार्यक्रम को लागू करने के बाद भी उनकी 50% स्वीकृति रेटिंग है। ये तो चमत्कार है ना? इसके अलावा महंगाई दर में भी जबरदस्त गिरावट आई है। मिलेस के कार्यकाल की शुरुआत में हाइपर इन्फ्लेशन था और वार्षिक महंगाई दर 200% से अधिक थी। महंगाई 5 साल के निम्नतम स्तर पर है क्योंकि मिलेस ने मुद्रा मुद्रण रोक दिया है। हालांकि अभी तक सभी को उनका काम पसंद नहीं आया है। मिलेस ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही 13 सरकारी एजेंसियों को हटाकर 30,000 संघीय कर्मचारियों, संघीय कार्यबल का लगभग 10% की नौकरियां छीन ली। मिलेस ने दावा किया कि उन्होंने इससे भी ज्यादा लोगों को निकाला। उन्होंने कहा कि 50,000 लोगों को बर्खास्त किया गया। सरकार द्वारा अनुबंधों का नवीनीकरण न करने से बेरोजगारी दर में 1% की वृद्धि हुई। जो सरकारी कर्मचारी बचे रहे, उनकी तनख्वाहें महंगाई और वेतन वृद्धि पर रोक के कारण कम हो गईं। मलय मानता है कि कम सरकारी खर्च और कर से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगार लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। अनेक लोगों के लिए इस स्थिति को स्वीकारना कठिन है। अर्जेंटीना में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित समूह गरीब लोग हैं। मलय सरकार की सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि उन्होंने सभी प्रकार की सब्सिडी और सामाजिक सेवाओं के लिए फंडिंग में कटौती कर दी। मलय के पदभार ग्रहण करने के समय गरीबी दर पहले से ही 42% की भयावह स्थिति में थी। 2024 की पहली छमाही में गरीबी दर बढ़कर 53% हो गई, जिससे 33 लाख लोग गरीब हो गए। विशेषज्ञों और पत्रकारों ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मलय पर गरीबों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। ब्यूनस आयर्स में कुछ समय तक सरकार के आर्थिक निर्णयों के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए, परंतु अब स्थिति शांत हो रही है। निजी अनुमानों के मुताबिक 2024 की दूसरी छमाही में गरीबी दर घटकर 37% हो गई। मलय के पद संभालने के बाद से 6 महीनों में 7 मिलियन से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई धीमी हो गई है और क्रय शक्ति स्थिर हो गई है। मलय के प्रशासन में निजी क्षेत्र भी आखिरकार बढ़ रहा है, जिससे लोग गरीबी से बाहर निकलने के लिए काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने नव वर्ष संबोधन में दावा किया कि उनका प्रशासन सामाजिक सहायता अधिक कुशलता से प्रदान कर रहा है। पिछली सरकारों में बहुत अधिक सरकारी बर्बादी हुई और कम खर्च करना हमेशा गरीबों के लिए कम मदद का कारण नहीं बनता। मलय का आर्थिक एजेंडा सरकारी खर्चों में कटौती और लाल फीता शाही को कम करके आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने पर केंद्रित था। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने 900 से अधिक नियमों को खत्म किया है, यानी लगभग 3 नियम प्रतिदिन। किराए के बाजार में यह काफी सफल रहा है। सरकार द्वारा हस्तक्षेप बंद करने के बाद किराया वास्तव में 40% तक घट गया। ब्यूनस आयर्स में किराए की संपत्तियों की आपूर्ति में 300% की जबरदस्त वृद्धि हुई। यह एक उदाहरण है जहां कम सरकारी नियमों से आर्थिक समृद्धि बढ़ सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता के एक अन्य पहलू कराधान में मलय की प्रगति कम है। निर्यात करों में कमी हुई है, परंतु आयकर में मामूली वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनना चाहते हैं, परंतु सरकार के घाटे के कारण करों में कटौती करना कठिन है। मिलाय ने इस साल करों में कटौती का वादा किया है, जिससे उपभोक्ताओं और निजी क्षेत्र को राहत मिलेगी। उनका लक्ष्य कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए इसमें पूर्ण सुधार करना है।
वे 6 से अधिक प्रकार के कर नहीं चाहते हैं, जिससे वर्तमान करों की संख्या का 90% कम हो जाएगा। यह अर्जेंटीना में व्यापार करना आसान बनाएगा और लालफीताशाही को भी कम करेगा। हालांकि ये विचार काफी कट्टरपंथी हैं। मिलाय ने अभी तक इन सभी वादों को पूरा नहीं किया है। उदाहरण स्वरूप, उन्होंने न केंद्रीय बैंक को समाप्त किया है और न ही अर्थव्यवस्था को डॉलर में परिवर्तित किया है। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था अत्यधिक अस्थिर हो सकती है, जिससे मिलाय का समर्थन कम हो सकता है और संभवतः उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। सरकारी खर्चों में कटौती करना पहले से ही एक बड़ा कदम था, जिससे दर्द और कठिनाई हुई। हालांकि कुछ अराजकतावादी पूंजीवादी मिलाय से निराश थे, क्योंकि वे चाहते थे कि वे पद संभालते ही तेजी से बदलाव लाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि हम उदारवादी लिबर्टेरियन हैं, मूर्ख नहीं, पर उन्होंने अपनी योजनाएं नहीं छोड़ी हैं। आने वाले कुछ सालों में कई बदलाव होंगे। राष्ट्रपति की नीतियां आर्थिक सफलता की ओर ले जा सकती हैं, परंतु अगर वे अधिक चरम होती जाएंगी तो धराशायी भी हो सकती हैं। मिलेट के अनुसार पागलपन और प्रतिभा के बीच का अंतर सफलता है। यह व्यक्ति अर्जेंटीना को लंबी बर्बादी से बचाने वाले के रूप में एल लोको नाम से इतिहास की किताबों में दर्ज हो सकता है।